नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और जिन लोगों ने कमेंट किया था, जो पिछले प्रश्नों का जो जवाब दिया है कि हमने पूछा था कि जो घाव जख्म जो श्रृंखला है वो किसकी है, तो वो सोमनाथ होर की है, जिनका जन्म 1921 में चटगांव में हुआ था और मृत्यु 2006 में हुई थी। मृत्यु का याद रखे रहिएगा, मृत्यु 2006 में हुई थी, क्योंकि इनके मृत्यु के बाद ही पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया था। मृत्यु के बाद प्रश्न ये भी आया है कि किस कलाकार को मरणोपरांत पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था, तो 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी और 2007 में इनको पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था सोमनाथ होर को। और एक ही बात होता है, कमेंट में आया था घाव, तो मतलब एक ही बात होता है, चाहे आप जख्म कहिए, चाहे जख्म कहिए, चाहे घाव कहिए, चाहे ऊंड, अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं WOUND, ऊंड माने घाव। तो चाहे जख्म श्रृंखला आए, चाहे घाव श्रृंखला आए, चाहे ऊंड श्रृंखला आए, इसका मतलब एक ही होता है। और इस श्रृंखला को बनाने वाले सोमनाथ होर थे, जिन्होंने भारत में पल्प प्रिंटिंग तकनीक की, यानी लुगदी छापा चित्रण, ये आएगा तो बताएंगे, भारत में लुगदी छापा चित्रण की शुरुआत इन्होंने ही की थी, सोमनाथ होर ने। तो ये बात आप समझे रहिएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर, जो हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो एग्जामिनर पेपर बनाएगा तो उसके दिमाग में क्या आ सकता है। हमने अजंता के कुछ चित्रों को, कुछ प्रश्नों को लिया है और इस एक प्रश्न से 4-4, 5-5 प्रश्न आप निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहे हैं कि अजंता के मारविजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है। पहली बात तो ये बुद्ध है को किस हस्त मुद्रा में, हस्त मुद्रा का आप जब उनका चित्र देखेंगे तो एक हाथ ऐसा है और एक हाथ उनका भूमि को स्पर्श कर रहा है, ऐसे करके है, मतलब पलथी मार के बैठे हैं और एक हाथ ये है और एक पांव पे ऐसे रख के है, हाथ की ये उंगलियां भूमि की ओर स्पर्श कर रही हैं, इसी को कहा गया भूमि स्पर्श मुद्रा। तो इसको तुरंत आप नोट कर लीजिए कि ये कौन सी मुद्रा है, भूमि स्पर्श मुद्रा मारविजय चित्र में, है ना। क्योंकि ये TGT 2021 में पिछली बार ये प्रश्न आया था, तो उसमें मारविजय की मूर्ति के बारे में संदर्भ बात की गई है। तो ये बात आप याद रखे रहिएगा कि ये मारविजय चित्र भी है और मारविजय मूर्ति भी है। तो मारविजय चित्र जो है गुफा संख्या 1 में है, ये जो चित्र है ये गुफा संख्या 1 में है। अगर मूर्ति पूछा जाता है तो गुफा संख्या 28 में है। एक प्रश्न ये बना, तो मारविजय गुफा संख्या 1 में है। एक प्रश्न ये बन जाएगा कि मारविजय चित्र किस गुफा संख्या में है, तो गुफा संख्या 1 में है। और इसमें जो बुद्ध हैं, इसमें बुद्ध का मार विजय का मतलब क्या है, मार मतलब कामदेव पर जो विजय प्राप्त करने हैं। तो इसमें जैसे भगवान शिव को कामदेव उनकी तपस्या नष्ट करने के लिए आते हैं, ऐसे ही यहाँ पर मार नामक है ना राक्षस कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं इनको कामदेव की उपाधि दी जाती है। भगवान बुद्ध की तपस्या को भंग करने के लिए आते हैं और उस पर भगवान बुद्ध विजय प्राप्त करते हुए दिखाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में बन गया मार विजय। तो ये मार विजय है, गुफा संख्या 1 में मिलता है और उसमें बुद्ध किस मुद्रा में बैठे हैं, तो भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए हैं। एक ये क्लियर कर लीजिएगा। फिर देखिए, और ये मार विजय है क्या, एक भित्ति चित्रकला। उसी को हमने देखो दूसरे प्रश्न के रूप में उसने दिया था कि भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन, यही है मार का विजय। अब इसको दूसरे नाम से पूछ सकता है, वो पूछेगा बुद्ध का प्रलोभन, अंग्रेजी में इसे कोई क्या कहेगा, टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा। तो 3 नाम हो गए, मार विजय हो गया, बुद्ध का प्रलोभन हो गया, टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा। इसलिए अगर किसी ने मार विजय ही पढ़ा है तो फंस सकता है, किसी ने केवल बुद्ध का प्रलोभन पढ़ा है तो भी फंस सकता है। तो इसे हमें तीनों जानना होगा, मार विजय भी कहते हैं, बुद्ध का प्रलोभन कहते हैं, यानी बुद्ध को प्रलोभन दे रहा है मार, जिससे उनकी तपस्या क्या हो, नष्ट हो। उसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, टेम्पटेशन
टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा, ये भी नाम आप याद रखे रहिएगा। नहीं तो ऐसे दे सकता है कि टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा किस गुफा संख्या में है, तब वहाँ आपको हेडक हो सकता है जो नहीं पढ़े होंगे। तो टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा, बुद्ध का प्रलोभन, मार विजय, ये तीनों किस गुफा में है, तो गुफा संख्या 1 में है। वही बात पूछा है किस गुफा संख्या में है, तो आप तुरंत कहेंगे कि गुफा संख्या 1 में है। तो समझ गए कितने प्रश्न निकल के आ रहे हैं, है ना। मार विजय के ऊपर, मार विजय किस गुफा संख्या में है, 1 में है। मार विजय को और किस किस नाम से जाना जाता है, मार विजय, बुद्ध का प्रलोभन और टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा, ये हो जाएगा। और ये आपको एकदम दिमाग में कर लेना है। 3 नाम तो आप तुरंत दिमाग में रख लीजिएगा, टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा, बुद्ध का प्रलोभन, मार विजय, ये तीनों एक हैं और गुफा संख्या 1 में पाए जाते हैं। अगर मार विजय की मूर्ति पूछ ले तो वो मूर्ति गुफा संख्या 28 में हो जाएगी। अब आपको आ जाइएगा, अब यहां देखिएगा अजंता की किस गुफा संख्या शिवी जातक चित्रित किया गया है। अब ये किस गुफा में है, तो गुफा संख्या शिवी जातक आया है ना। तो गुफा संख्या शिवी जातक, अब आपको बताना है कि ये भी किस गुफा संख्या में, शिवी जातक की भी अपनी एक कहानी है। तो शिवी जातक की जो कहानी है उसमें एक राजा शिवी होते हैं और उनकी कबूतर आता है, उनकी गोद में बैठ जाता है और इसमें साधु के रूप में 2 सन्यासियों को चित्रित किया गया है। तो इसमें राजा की दानवीरता के बारे में उल्लेख किया गया है कि किस तरह कबूतर को बचाने के लिए उतने ही मांस का लोथड़ा अपने शरीर से काट कर दे देते हैं। तो वो जो साधु होते हैं, जो सन्यासी के रूप में आते हैं, वो अग्नि और इंद्र देवता हैं। अग्नि और इंद्र देवता हैं। तो अग्नि और इंद्र देवता हैं तो शिवी, तो पहली बात तो ये हो जाएगी शिवी जातक की कहानी। और अग्नि देवता के बारे में जो चर्चा की गई है, अग्नि देवता और इंद्र के बारे में, इस शिवी जातक में अग्नि और इंद्र की चर्चा की गई है। अग्नि और इंद्र जो साधु के रूप में आते हैं, अग्नि और इंद्र जो साधु के रूप में आते हैं। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो शिवी जातक किस गुफा संख्या में है, गुफा संख्या 1 में है। मार विजय भी किस गुफा में है, गुफा संख्या 1 में है। और मार विजय का जो चित्र है, शायद हमने 28 बोला था ना, 26 होगा, गुफा संख्या 26, गुफा संख्या 26 में इनकी जो है मार विजय की मूर्ति है ना। तो ये याद रखे रहिएगा, हमने शायद गलती में 28 बोल दिया है। तो गुफा संख्या 26 में मार विजय की मूर्ति है, गुफा संख्या 1 में मार विजय का चित्र है। तो ये ध्यान रखे रहिएगा। तो आपका शिवी जातक किस में है, गुफा संख्या 1 में है। शिवी जातक, चंपेय जातक और महाजनक जातक, 3 जातक याद रखे रहिएगा। इसी शिवी जातक के आगे अगर हम लिख दें कि एक चंपेय जातक और महाजनक जातक, चंपेय जातक, महाजनक जातक और शिवी जातक, ये तीनों जातक गुफा संख्या 1 में है। एकदम ये तीनों अलग अलग करके पूछेंगे। तो यहीं से आपका 3 क्वेश्चन यहाँ हो गया है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ आपका बन जा रहा है ना। तो ये आपको याद रखिए। और ये भी पूछा जाता है कि शिवी जातक में साधु के रूप में किसको वर्णित किया गया है, तो अग्नि और इंद्र को। अब देखिए एक प्रश्न और देख लीजिएगा कि बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसके चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है। बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य, इसमें केवल एक शब्द पकड़िए, परिप्रेक्ष्य। तो परिप्रेक्ष्य सबसे ज्यादा अगर प्रयोग हुआ है, जैसे आपने एक आपको हमने बताया था ये जहांगीर के काल में, एक तो ये याद रखे रहिएगा, जहांगीर के काल में बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ, यानी परिप्रेक्ष्य का सर्वाधिक ज्यादा प्रयोग हुआ है। और आपको एक और हमने बताया था परदाज तकनीक। ये परदाज तकनीक किस शैली में हुआ है, तो ये मुगल शैली में प्रयोग हुआ है। मुगल शैली में परदाज तकनीक का मतलब होता है छाया प्रकाश, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा इस प्रश्न को हम 2 स्तरों में, तो बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसके चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है, तो जहांगीर के चित्रों में ये देखा जा सकता है। परदाज तकनीक भी आपकी मुगल शैली में देखी जा सकती है। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं
इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, एक फिर से एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन क्या हो जाएगा, आप जब पर्दाज, अब हम यहाँ देख रहे हैं। अच्छा पहले ये बात बताइए कि ये परिप्रेक्ष्य भी दो प्रकार का होता है ना। परिप्रेक्ष्य भी कितने प्रकार का है, दो परिप्रेक्ष्य होता है। एक रेखीय परिप्रेक्ष्य यानी रैखिक परिप्रेक्ष्य होता है ना। अब यहाँ अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा, इससे देखिए, इससे एक प्रश्न बनता है, दृष्टि लघुता का संबंध किससे है। एक प्रश्न आ जाएगा, दृष्टि लघुता का संबंध किससे है, तो परिप्रेक्ष्य से है ना। किससे है, परिप्रेक्ष्य से है। और परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, रैखिक परिप्रेक्ष्य और वायव्य परिप्रेक्ष्य या हवाई परिप्रेक्ष्य या वायुमंडलीय परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ हमको ज़्यादा रैखिक परिप्रेक्ष्य समझना है। और दूसरा प्रश्न कभी कभी आता है, मकानों के निर्माण में हम किस तरह के परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करते हैं, तो रैखिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करते हैं। है क्या ये रैखिक परिप्रेक्ष्य, इसके द्वारा भी हम दूरी और निकटता का, दूरी चित्र में हम दूरी और निकटता का प्रभाव दर्शाते हैं, या कहीं ना कहीं हम 3D यानी 3 डायमेंशन का हम प्रभाव दिखाने की कोशिश करते हैं, एक भ्रम पैदा करते हैं, वो परिप्रेक्ष्य होता है। सपोज दैट आपका ये मान लीजिए, ये सपोज दैट ये क्या है, द्विआयामी है। अभी इसकी मोटाई मत देखिए, मान लीजिए ये कागज है, द्विआयामी है। अगर इसमें हमें रैखिक परिप्रेक्ष्य में हम रेखा का प्रयोग करेंगे और उस रेखा के माध्यम से हम क्या करेंगे, दूरी और निकटता का संबंध स्थापित करेंगे। सपोज दैट कि मान लो हमें दूर की चीजें दिखानी होगी, तो हम क्या दिखाएंगे, दूर की चीजों को दिखाने के लिए हम छोटा उसको बनाएंगे, अब और नजदीक दिखाना होगा चित्र में तो हम बड़ा दिखाएंगे। दैट इज कॉल्ड रैखिक परिप्रेक्ष्य। अगर हम सपोज दैट हमने मान लीजिए एक वर्ग बनाया ना, ये देखिए एक वर्ग बनाया है ना, ये बनाया, एक और वर्ग हमने बना दिया है ना, एक और वर्ग हमने बना दिया। अब देखते जाइए, एक और वर्ग हमने बना दिया है ना। अब आपका, अगर आपका देखिए, एक हमने और वर्ग बना दिया। अब देखने में क्या लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा ये दूर है और ये नज़दीक है। इसी को क्या कहा गया, रैखिक परिप्रेक्ष्य। या कभी कभी प्रश्न आता है, रैखिक परिप्रेक्ष्य क्या दर्शाता है, तो दूरी और निकटता को। तो दूरी दिखाने के लिए हमने क्या किया, वस्तुओं को छोटा बनाया, और नज़दीक दिखाने के लिए हमने वस्तुओं को बड़ा दिखाया। ये रैखिक परिप्रेक्ष्य होता है आपका। इससे भी कहीं ना कहीं 3D सिस्टम प्रकट किया जाता है, 3 डायमेंशनल को प्रकट किया जाता है। एक आप पढ़े होंगे पर्दाज, ये छाया प्रकाश विधि द्वारा भी इसको भी हम क्या कहते हैं, ये मुगल काल में प्रचलित थी। मुगल काल में परिप्रेक्ष्य भी था, मुगल काल में जो है पर्दाज का भी था। तो ये पर्दाज भी 2 प्रकार का होता है। पर्दाज का मतलब छाया प्रकाश है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक खत पर्दाज होता है, एक खत पर्दाज होता है, और एक दाना पर्दाज होता है। दाना पर्दाज होता है, बस नाम अलग है। अभी आपको याद आ जाएगा कि ये तो आप दोनों पढ़े हैं। खत पर्दाज का मतलब होता है हैचिंग, क्या कह सकते हैं हम, हैचिंग। जब रेखाओं को पास ऐसे रेखाएं खींचकर हम जब जो है त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यानी छाया प्रकाश का, तो वो क्या कहा जाएगा, खत पर्दाज। क्या कहा जाएगा, खत पर्दाज। और दाना पर्दाज मतलब बिंदुवर्तना, डॉट शेडिंग। जब पास बिंदुओं को रखकर छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, दैट इज कॉल्ड दाना पर्दाज कहा जाए। तो ये दोनों याद रहेगा। पूछा जाता है कि पर्दाज कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक खत पर्दाज होता है, एक दाना पर्दाज होता है। खत पर्दाज में हम रेखाओं को पास खींचकर हम छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसी को दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं हैचिंग। और दाना पर्दाज का मतलब है जब बिंदुओं को पास रखकर हम क्या करते हैं, छाया प्रकाश का प्रयोग करते हैं, तो दाना पर्दाज होता है ये पर्दाज। और इस तकनीक का प्रयोग किस शैली में हुआ है, तो मुगल शैली में हुआ है। रैखिक परिप्रेक्ष्य आप समझ ही चुके हैं, ये भी जहांगीर के समय में बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है। परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, रैखिक परिप्रेक्ष्य होता है और वायु परिप्रेक्ष्य होता है। तो वो हम बाद में समझ लेंगे। तो इतना आप लोग देख लीजिएगा, है ना। और
एक कमेंट आया था, हमें याद नहीं, कि यामिनी राय ने किस तरह के धरातल का प्रयोग किया है। तो आप ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में किस तरह का धरातल, माध्यम पूछा जाता है कि यामिनी राय ने किस तरह का माध्यम प्रयोग किया। तो टेम्परा, रंगों का प्रयोग उनका चटक रंग रहा है। अगर धरातल के बारे में तो उन्होंने कागज पर भी उन्होंने टेम्परा माध्यम से चित्रित किया है, कैनवास पर भी उन्होंने धरातल के रूप में प्रयोग किया है, कपड़े का भी उन्होंने धरातल के रूप में प्रयोग किया है, और सब में जो माध्यम लिया है वो टेम्परा लिया है। बस आप इतना याद रखिए कि टेम्परा, आप उनके बारे में एक निश्चित रखे रहिएगा। देखिए टेम्परा का प्रयोग करने के कारण बंगाल शैली में वास शैली का प्रयोग किया जाता था, यानी इस विधा में ज़्यादातर इस शैली के कलाकार वास चित्रण पर करते थे, लेकिन इस थोड़ा सा इससे बंगाल शैली से हटकर टेम्परा में ज़्यादातर माध्यम के रूप में प्रयोग किया था नंदलाल बोस। इसीलिए एक प्रश्न बन जाता है नव बंगाल शैली का जनक, यानी बंगाल शैली में था, वो बंगाल शैली का ही एक अंग है, लेकिन उस बंगाल शैली में जो वास परंपरा चल रही थी उससे थोड़ा लीक से हटकर टेम्परा प्रणाली अपना लिया नंदलाल बोस ने, तो वो नव बंगाल शैली बन गई। तो इसलिए नव बंगाल, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने भी ज़्यादातर टेम्परा माध्यम में किया है, लेकिन अगर प्रश्न जब आता है तो हम प्रश्न के रूप में बंगाल शैली के जितने कलाकार हैं उनको हम वास विधा में रखेंगे। तो वो फिर इस तरह की चर्चा होती रहेगी। तो इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा कि इन प्रश्नों का आप बढ़िया से लर्न कर लीजिएगा। और एक प्रश्न हमारा और है, एक प्रश्न आप